मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में इस बार कोरोना का साया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव में वोटिंग बमुश्किल 40 से 45% ही हो पाएगी। इससे पार्टियों का वोटिंग प्रतिशत भी बदलेगा। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस के सामने मतदाता को वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक ले जाना बड़ी चुनौती बन गई है। दोनों दल कम वोटिंग प्रतिशत में अपने नफे नुकसान का गणित लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वोटिंग प्रतिशत के बदलने से सत्ता में भी बदलाव हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें 3 दशक यानी 9 विधानसभा चुनाव पर नजर डालना होगा। 1985 में भाजपा को डहाकर कांग्रेस ने सत्ता पाई। तब 16.42% वोट ज्यादा लिए थे। 1990 में भाजपा ने 5.76% वोट ज्यादा लेकर सत्ता वापस ली। 1993 में फिर सत्ता बदल गई, लेकिन कांग्रेस को भाजपा से महज 1.85% वोट ज्यादा मिले। 1998 में 1.31% वोट ज्यादा लाकर दिग्विजय सरकार बरकरार रही। 2003 में भाजपा ने 10.89% वोट ज्यादा लेकर सत्ता पाई। 2008 के चुनाव में भाजपा को 37.64% और कांग्रेस को 32.39% वोट मिले। भाजपा की सरकार बरकरार रही। 2013 में भाजपा का वोट प्रतिशत 44.88 था, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 36.38 रहा और भाजपा की सरकार बरकरार रही। 2018 के चुनाव में भाजपा को 0.13% वोट ज्यादा मिले, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी। इन आंकड़ों से साफ है कि वोटिंग प्रतिशत का जीत से सीधा कनेक्शन है। केवल 2018 का चुनाव ऐसा था जो ट्रेंड से हटकर रहा। 15 साल की भाजपा सरकार गिरी, लेकिन सरकार बनाने वाली कांग्रेस वोट के मामले में पीछे रही। 2018 में भाजपा को 109 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 41.12% रहा, जबकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली और उसे 40.89% वोट मिले। इस चुनाव में भाजपा का कांग्रेस से 0.13% वोट ज्यादा रहे। ऐसे में अब जान लेते हैं इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। देखिए, मतदाता अब निश्चित तौर पर कोरोना के साथ अपना जीवन चलाने का आदी हो चुका है। बाहर भी निकल रहा है, अपने रोजगार, धंधे, व्यवसाय, नौकरी पर भी जा रहा है। हमारा प्रतिबद्ध मतदाता भी निकलेगा, वोट करेगा, वोट करके इतिहास रचेगा, इसमें कहीं कोई संदेह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पीले चावल लेकर भी आग्रह निवेदन करती है कि आप मतदान करिए, ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा हक है। जनता अगर मन बना ले कि उसे वोट करना है और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ उसे वोट करना है, अगर वो सरकार से खुश नहीं है, सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, तो स्वतः ही आदमी अपने आगे होकर वोट देने आता है मतदान केंद्र पे। तो कोविड के समय जब ये चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव, तो मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में उपचुनाव क्यों हो रहा है, जनता एक तो इस पर विचार करती है। राजनीतिक दल तो प्रयास करेंगे सही, लेकिन जनता स्वतः ही भारी संख्या में मत देने आएगी इसका विरोध करना। अब तक का वोटिंग ट्रेंड देखें तो शहरी वोटर भाजपा के पक्ष में अधिक रहते हैं, वहीं ग्रामीण और पिछड़े इलाके के ज्यादातर वोटरों ने कांग्रेस का साथ दिया है। दूसरी ओर इस बार के उपचुनाव में वोटिंग की बात की जाए तो ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में अभी कोरोना संक्रमण का कहर शहरी इलाकों की तुलना में कम है। इस कारण वहां ज्यादा वोटिंग हो सकती है। ऐसे में दोनों दल स्थिति का आकलन कर उपचुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप और अगर हम कहें तो प्रचार प्रसार सब चालू है, चरम पे है। इस वक्त इस बार हम बात करेंगे वोटिंग परसेंटेज की। हम लोगों ने यह देखा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज जिस पार्टी को ज्यादा मिले सरकार उसकी बन जाती है। इसमें एक्सेप्शन रहा है 2018 का विधानसभा चुनाव, जिसमें कि वोटिंग परसेंटेज भाजपा की ज्यादा थी लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की बन गई। अब इस बार अभी जो उपचुनाव होने 28 सीटों में जो कि कोरोना के साये में होंगे, तो इस वक्त वोटिंग परसेंटेज जो लोग घर से निकलेंगे क्या, ये भी एक सवाल है वोटिंग देने के लिए। तो ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी। उसके बाद किस तरह का ये टर्न रहेगा, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि 2018 में ही हमने देखा कि वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को ज्यादा मिला, फिर भी सरकार कांग्रेस की बन गई। तो हम इसी विषय में बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है पीसी शर्मा जी और दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए 2018 की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है बीजेपी का ज्यादा रहा। कई जो सीट्स थे विधानसभा के सीट्स में भी जो वोट डिफरेंस था जिसमें प्रत्याशी जीते थे और जो आपके बीजेपी के प्रत्याशी हारे थे वो भी बहुत कम मार्जिन से हारे थे, लेकिन सरकार जो है कांग्रेस की बन गई। इस बार कोरोना का साया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार वोटिंग परसेंटेज कैसा रहेगा? नहीं, 18 के चुनाव और इस चुनाव की थोड़ी सी तुलना इस मायने में नहीं की जा सकती क्योंकि हमारी 15 साल सरकार थी। सरकार के साथ साथ कांग्रेस का एक जो वादा था किसान कर्ज माफी का, बेरोजगारी भत्ते देने का, ये कुछ नई बातें थी जिससे कहीं न कहीं वोट शिफ्ट हुआ था, लेकिन वो वोट भारी संख्या में शिफ्ट नहीं हुआ। बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा ही था। कहीं जैसे मैं स्वयं चौथी बार चुनाव मैदान में था, जिस सीट पे मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा था, तो कहीं न कहीं हमारे कार्यों से जनता में कोई नाराजगी थी, वो नाराजगी भी कहीं न कहीं प्रकट हुई है। उसके कारण कहीं न कहीं पार्टी को इस 2-4 सीटों का अंतर देखने को मिला। लेकिन ये कोरोना काल में जो चुनाव होने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन जारी की है उससे लगता है कि तो टाइम बढ़ा दिया गया है। टाइम बढ़ाने के साथ ज्यादातर क्षेत्रों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो महानगर नहीं है, बहुत छोटे कस्बे या बहुत छोटे छोटे गांव में, जैसे हाटुका विधानसभा में एक नगर पंचायत है और बाकी सब ग्रामीण क्षेत्र है। अभी कोरोना का ये आक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़ा सा डर तो व्याप्त है लोगों में, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है इससे ग्रामीण लोगों को कहने के उत्सुकता भी रहती है और रोमांच भी रहता है। अभी हम दौरे पे जाते हैं कभी तो गाँव में लोग वैसे ही इकट्ठे होते हैं जैसे पहले इकट्ठे होते। तो मुझे नहीं लगता कि वोटिंग कहीं न कहीं प्रभावित होगी, लेकिन जो लोगों के दिल में थोड़ा सा डर बैठा है वो वोट हो सकता है संभवतः नहीं जाए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां प्रयास करेगी तो वोटों के इस संख्या में भारी अंतर पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है स्थिति। पीसी शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं अभी कोरोना के साये में जो उपचुनाव होंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर जो कोरोना काल है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार आई, 20 तारीख को कमलनाथ जी की सरकार जो वोटों से बनी थी उसको नोटों से गिरा दिया गया और लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं शिवराज जी की सरकार है। 26 मार्च को पहला संक्रमित केस मध्य प्रदेश में आया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज 1 लाख से ऊपर हो गया है। 2000 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है अस्पतालों में। जैसे हुक्का पीते हैं तो एक आदमी उसको ऑक्सीजन को लेता है, फिर दूसरा फिर तीसरा, वो स्थिति पैदा हुई है। लकड़ियां है नहीं शमशान घाटों पे दाह संस्कार के लिए, सब स्थितियां बनी है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें रैलीज, तो चाहे गणेश जी के पंडाल नहीं लगे हों, लेकिन बीजेपी का जो ग्वालियर के अंदर बड़े बड़े पंडालों की परमिशन अभी डबरा में सब जगह दी गई है। ये सब चल रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और कांग्रेस की भी जब कोई कार्यक्रम हुए तो सोशल डिस्टेंसिंग था, तो काफी संख्या में लोग आए। तो मैं समझता हूँ कि इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग वोट डालने नहीं जाएं। और दूसरा क्या है कि इस समय
जो एंटी इनकम्बेंसी है पहले 15 साल की हुई 6 महीने की, जिसमें लोगों के काम धंधे सब ध्वस्त हो चुके हैं और 25 लोगों ने नोटों के साथ सरकार गिरा दी। तो ऐसी स्थितियों में मैं सोचता हूँ कि एक तो गुस्सा 25 सीटों पे तो गुस्सा है लोगों का, आम जनता का, कि हमने वोट दिया था पंजे पे कांग्रेस के और ये लोग चले गए और फिर वही लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई दूसरा लड़ता होता इन 25 जगह तो बात होती कि साहब वो थे निकम्मे लोग थे चले गए, लेकिन अब ये आए हैं। जैसे हार्ट पिपलाई के ले लें कि दीपक जोशी जी जैसे वहां से लड़ते तो एक बात अलग होती, लेकिन अब वो आदमी जिसने दीपक जोशी जी को चुनाव हराया था या यहाँ पे सेजवार जी के बेटे को डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने हराया था, ये इस तरह के जितने 25, तो ये जो गुस्सा इन पे टूटेगा न केवल कांग्रेसियों का बल्कि बीजेपी के लोगों का भी। और दूसरा ये जो कोरोना में जो लोग परेशान हो गए, काम धंधे बंद हो गए, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको पैसा मुआवजे का मिला नहीं, और जो कमलनाथ जी की सरकार ने जैसा उसकी विधानसभा में ही बोल दिया, कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं हरदा से आते हैं, कि 11.5 लाख करोड़ के कर्जे किसानों के माफ हुए, 51 जिलों में हुए, 27 लाख हुए, जिसमें 17,000 से ज्यादा तो वहीं पर हुए चंबल में जो सिंधिया जी का क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो सब स्थितियां बन रही है इसमें लोग उबल के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन 25 लोगों के खिलाफ एटलीस्ट डालने के लिए वोट, कि इनको इस बार सबक सिखाया जाए जिन्होंने प्रजातंत्र का गला घोटा है, तो लोग आएंगे। दूसरा, चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है कि इसका समय बढ़ा दिया है और एक बूथ पे 1,000 से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो लोगों को एक ये भी होगा कि संक्रमण की स्थितियां नहीं होंगी। दूसरा, मास्क का भी बहुत जो है मास्क लगाने की जो प्रथा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों में उसकी जागरूकता बढ़ रही है कि मास्क लगाने यही एक वैक्सीन है। तो परसेंटेज ऑफ वोटिंग में कुछ ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और इस समय जैसे किसानों के खिलाफ जो मॉडल एक्ट आ गया है, जिससे पूरे देश में आज भारत बंद हुआ और किसान सड़कों पे हैं चारों तरफ, तो वो भी एक भय किसानों में है। तो इन सब बातों को लेके ये जो सरकार है जो बनी है नोटों वाली, ये 25 लोगों के फ्लोर क्रॉसिंग से, तो इसको वो करने के लिए, टॉपल करने के लिए मैं समझता हूँ कि लोग निकलेंगे घरों से, वोट डालेंगे, इसको हटाने के संकल्प के साथ जाएंगे, जिससे किसानों की जो ऋण माफी रुक गई है, जो 1 जून से होना था वो भी होगी। 300 के 600 रुपए वो भी नहीं मिल रहे हैं पेंशन के भी लोगों को, वो मिलेंगे। बच्चों की शादी के 51,000 नहीं मिल रहे हैं, वो मिलेंगे। ये सब जो स्थितियां बन रही है उसमें लोग मैं बार बार कहता हूँ कि वे कांग्रेस के पक्ष में इस समय वैसी होगी जैसे 77 में जनता पार्टी के पक्ष में थे। जैसे चलिए, पीसी शर्मा जी का मानना है कि वोटिंग परसेंटेज में कोई मतलब कोई अंतर बहुत ज्यादा आएगा नहीं। उनको लगता है कि जनता जो है आगे निकल के जो है वोट करेगी। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है #7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। पीसी शर्मा जी आप और दीपक जोशी जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो डिसाइड करती है कि सत्ता किसकी हो। अभी हम लोगों ने सुना दीपक जोशी को, पीसी शर्मा जी को। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। आपने सुना दोनों नेताओं के, बीजेपी कांग्रेस दोनों नेताओं का मानना है कि कोरोना है, लेकिन लोग एहतियात के साथ, जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी समय बढ़ा दिया है 1 घंटे का, और एहतियात के साथ, चूंकि ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये सब ग्रामीण इलाकों में है जहां पे चुनाव एक तरह से जो है एक फेस्टिवल सा एक माहौल होता है वहां पे, तो लोग आगे बढ़ के आएंगे, वोट करेंगे। और जिस तरह से कांग्रेस का मानना है कि लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि उनको जो है उनके अंदर में रोष है। तो आप क्या कहेंगे?
देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें, दीपक जोशी जी ने जैसा कहा कि ग्रामीण और अधिकांशतः ऐसे शहरों, टाउन, कस्बे स्तरीय के इलाकों में ये चुनाव हैं अधिकांशतः, लेकिन अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो वाकई में उन जगहों पर अगर हम देखें तो वहां पर कोरोना का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हम खुद जो हमारे संवाददाता कवर करते हैं इन क्षेत्रों में, मतदाताओं से बात कर रहे हैं, तो उस दौरान भी देखने को मिल रहा है कि भीड़ पहले जैसे ही लोग इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं, और एक भीड़ जो जिसको हम कह सकते हैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या रहती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिल रही। तो ये तो जरूरी है कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने आज कहा कि 1000 के लगभग हर जो पोलिंग बूथ होगा वहां पर मतदाता होंगे, उससे ज्यादा जो रहे हैं मतदाता तो उनको शिफ्ट किया गया है इधर उधर दूसरे पोलिंग बूथ पर। तो अगर हम कहें एहतियात के साथ वोटिंग परसेंट जो रहेगा, सिर्फ ग्वालियर की बात करें मुक्ता जी, ग्वालियर में क्योंकि ज्यादा कोरोना ज्यादा है, कुछ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ग्वालियर की दो सीटें हैं, चाहे हम ग्वालियर की बात करें या ग्वालियर पूर्व की बात करें, यहां पर वोट परसेंट जरूर पिछली बार से उम्मीद ऐसी है कि कम हो सकता है कोरोना के कारण, लेकिन बाकी सीटों पर को इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि मास्क हैं और तमाम एहतियात की चीजें हैं, 1 घंटे का समय भी निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ये वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो राजनीतिक दलों का भी ये पूरे तरीके से, अगर हम बात करें बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट डले और उनके पक्ष में डले। तो यही वजह है कि मतदाताओं को घर से निकालने के लिए जितना निर्वाचन आयोग प्रयास करेगा, उससे ज्यादा राजनीतिक दल प्रयास करेंगे और दलों का भी प्रयास होगा कि उनके पक्ष में वो वोट डले। तो लेकिन जिस प्रकार से हम वोट परसेंट की बात कर रहे हैं मुक्ता जी, सिर्फ 2018 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बहुत ही कम वोट परसेंट, क्योंकि 0.13% था, ज्यादा वोट परसेंट नहीं था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन इस चुनाव में वोट परसेंट का जो अंतर है, क्योंकि हम पिछले 1985 से 2018 तक के चुनाव की बात कर रहे हैं, उसका अध्ययन भी किया, तो हर बार जो सत्ता में पार्टी आई है उसका वोट परसेंट ज्यादा रहा है विपक्षी से। तो उम्मीद है कि इस उपचुनाव में भी वोट परसेंट का जो अंतर है वही तय करेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार में कौन सा दल बना रहेगा, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तो वोट परसेंट का इस चुनाव में अहम योगदान रहेगा मुक्ता जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। दीपक जोशी जी, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि 2018 में हम लोगों ने देखा कि बहुत कम डिफरेंस था कांग्रेस और बीजेपी में वोट परसेंटेज का, इनफैक्ट 0.13% था। क्या लगता है, और जो मध्य प्रदेश की अगर हम बाकी सारे चुनाव को अगर हम देखें तो जिस भी पार्टी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिला उसकी वो सत्ता में आई, लेकिन 2018 में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या लगता है ये क्या कारण रहा? नहीं, जैसे मैंने बताया कि 15 साल की सत्ता बीजेपी की रही है और 15 साल की सत्ता के दौरान जो कैंडिडेटों का बीजेपी का चयन था, जैसे मुझे ही लगता था कि मैंने कोशिश भी की थी कि सीट बदली जाए, लेकिन सीट बदल नहीं पाए थे, लेकिन और मैं उस जगह पे चुनाव लड़ा था। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि हमारा खुद का जो लगातार कार्यकाल रहा उसमें कहीं ना कहीं असंतोष तो आया, लेकिन कांग्रेस के जो 2-3 वादे लोगों के थे, खास करके किसान कर्ज मुक्ति का, 2 लाख रुपए तक के ऋण का, बेरोजगारों को बेरोजगारी की भत्ता देने का, ऐसे कुछ निर्णय थे जिससे जनता का परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में हुआ। जो जनता बीजेपी को चाहती थी बीजेपी के साथ ठहरी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ अतिरिक्त जो कहीं न कहीं एक नया जो हमारा युवा देश है, बड़ी संख्या में युवा है, तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया और उसके कारण बहुत सी सीटें बीजेपी ने बहुत कम अंतर से हारी है। तो इस अंतरों के कारण भी कहने के नुकसान हुआ, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य है उस परिदृश्य के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी जो बीजेपी की सरकार का काम है वो काम का आधार और पिछले सरकारों का काम का आधार, दोनों का तुलना करने के बाद आज जनता के बीच कहीं जाते हैं तो ये हमारा कृषि पे आधारित पूरा प्रदेश है, हमारे यहाँ बड़े संख्या में किसान निवास करते हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई निवास करते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव बीजेपी के प्रति है, और वो वोटर जो कहीं ना कहीं ठिठका था, हमसे दूर हुआ था, उसको लगा कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है और मिस्टेक को सुधारने का गलती की वोटर्स को लग रहा है, गलती की आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी ये 6 महीने की जो आपकी सरकार है उसके खिलाफ नहीं रहेगा? नहीं, देखिए 6 महीने की सरकार में कोरोना काल था, जनता अच्छे से समझती है कि 2 महीने 2.5 महीने तो लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद पूरी सरकार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य अमले के साथ जुड़ी रही है। वो और बोर के साथ अभी आपने देखा प्राकृतिक आपदा, हमारा सोयाबीन का प्रदेश है पूरा, 22-23 जिले प्राकृतिक आपदा की चपेट में है, तो उनको सहारा देने के लिए भी पूरी सरकार कहीं ना कहीं मैदान में उतरी है।
तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि हमें जो पिछली बार जो वोटर हमसे छिटका था, वो लगता है कि जो 15 महीने के कार्यकाल में जो उन्हें मिलना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ मिला भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संतोष के साथ नहीं है। चलिए, लोगों से जब हम आपका बातचीत करते हैं मानना तो है लोग कि कहते जो वोटर्स बीजेपी से हट गए थे वो आपके पास वापस आ गए हैं। पीसी शर्मा जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात से? मैं समझता हूँ कि ये दीपक जोशी जी की ये मन की बात नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी बातें हैं। और जो मतदाता बीजेपी का था इस समय, वो भी खिसकेगा। वो इसलिए खिसकेगा कि इन 6 महीनों के अंदर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो ठगा हुआ समझ रहा है अपने आप को, वो अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है, वो परेशान है। उनके ये 6 महीनों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। लॉकडाउन हो गया, कोरोना लेके आ गई कमलनाथ जी की सरकार। और जो बात अभी दीपक जोशी जी ने कही कि वहाँ 4,000 का, वो तो 4,000 के दिए गए युवाओं को, इनने का ऋण का भी सरकार जवाब दे चुकी है उसके अंदर विधानसभा में कि हाँ ऋण माफी हुई, और 1 जून से 2 लाख के भी ऋण माफ हो रहे थे। 10 दिन के अंदर शुरुआत कर दी थी। और ये मैंने जो बताया कि बच्चों की शादी का इनकम 1,000, पेंशन 100 रुपए 100 यूनिट बिजली जो 20-20 हजार आ रही है। जो किसान का बिजली का बिल आधा हो गया था वो 4 गुना आ रहा है। उसकी फसल जो नष्ट हो गई उसका मुआवजा आज तक नहीं हुआ। हरदा जो इनके बगल में ये क्षेत्र हरदा जिला, उसमें 3 किसानों ने उनके, मैं आज देख के आया उनको अस्पताल के अंदर, पीपल अस्पताल में 7-7 लाख रुपए 3-3 महीने से उनका अनाज खरीदा गया, पेमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने पहले चेतावनी दी मुख्यमंत्री से लेके सबको। तो ये कृषि मंत्री के जिले में ये हो रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। उधर मुख्यमंत्री के जिले में सीहोर में, वहां पर 4-5 उनने आत्महत्या कर ली, यहाँ प्रयास हो गया, तो बचा क्या? और बाकी मंडी और ये सब जो वो हो रहा है कि किसान अब सीधे ही अदानी और अंबानी जो है वो उनकी फसलें खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब मामले 6 महीने के अंदर बेरोजगार हो गए लोग, युवा बेरोजगार, 14 लाख युवा बेरोजगार हो गए। और 14-15 लाख वहां से आए चलकर पैदल, जिनकी जाने गई वो अलग वो हो गए। और बिजली के बिल माफ नहीं किए, मुख्यमंत्री जो कहते हैं स्थगित है, इसका मतलब आप फिर वसूलोगे। तो कुल मिलाकर इस समय किसान ठगा हुआ है, युवा ठगा हुआ है। इनने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, मोदी जी ने, आज 6 साल हो गए ये युवाओं को रोजगार मिला नहीं। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठप हो चुकी है। 1,000 जी पूछ लेती हूँ पीसी शर्मा जी। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, कोरोना का समय है और आप जैसा कह रहे थे कि कोरोना का समय है, लेकिन दोनों पार्टी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट डले, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा ही रहे। लेकिन जिस तरह से कोरोना है, कोरोना का जो है उस, और जिस तरह से जो इश्यूज बता रहे हैं पीसी शर्मा जी गिना रहे हैं, आपको लगता है कोरोना और जितना इश्यूज इन्होंने बताया है, एंटी इनकम्बेंसी, इन चीजों का भी असर होगा? बिल्कुल मुक्ता जी, इन चीजों का असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने कहा कि कमल पटेल जी ने खुद स्वीकार किया है विधानसभा में कि किसान कर्ज माफी हुई है, लेकिन आज अगर हम कमल पटेल की बात करें तो कमल पटेल जी ने साफ तौर पर कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कमलनाथ जी और राहुल गांधी पर वो 420 का मामला दर्ज कराएंगे अगर 24 घंटे के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से माफी नहीं मांगी तो। ठीक सरकार का जवाब की अगर हम बात करें, बीजेपी सरकार के जवाब की, तो ठीक वैसे ही है जैसे जब कमलनाथ सरकार सत्ता में नहीं थी उस दौरान आरोप लगाए गए थे कि सिंहस्थ में बड़ा घोटाला हुआ, नर्मदा के किनारे जो पेड़ रोपे गए थे जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया गया था, उसमें बड़ा घोटाला हुआ। लेकिन सरकार जैसे ही आई, सवाल लगाए गए तो सरकार की तरफ से इस मामले में सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी गई थी कि इस प्रकार का कुछ नहीं हुआ और एक तरीके से बचाव किया गया था अधिकारियों का। हालांकि बाद में हल्ला हुआ और उसके बाद कहा गया कि गलत जवाब आ गया अधिकारियों के उससे। ठीक वैसा ही जवाब किसान कर्ज माफी को लेकर दिया गया है और ठीक अब सरकार वैसे ही कह रही, जैसे भूपेंद्र सिंह ने भी कहा था, मंत्री हैं, कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि ये जवाब कैसे पटल पर आया। तो कुल मिलाकर सियासत है, अधिकारी अपने हिसाब से जवाब बनाते हैं और प्रस्तुत कर देते हैं। मंत्री को क्योंकि जवाब देना है तो मंत्री के नाम से विधानसभा में आता है, लेकिन ये मुद्दे जरूर रहेंगे। किसान कर्ज माफी हो, चाहे 100 रुपए की बिजली हो, लैपटॉप से लेकर संबल योजना तक, दोनों पार्टियां यहां पर सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धियां तो गिनाएंगी ही अपनी, लेकिन एक दूसरे की खामियां गिनाकर भी नाकामी भी गिनाएंगे, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक खींचने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जी।
चलिए, पीसी शर्मा जी और दीपक जोशी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उपचुनाव है, 28 सीटों पे उपचुनाव है और मुद्दे तो बहुत है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जो कोरोना के साये में जो ये होंगे उपचुनाव, हालांकि इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो सारे के सारे जो उपचुनाव होने वो लगभग ग्रामीण इलाकों में है, जहां पे जो चुनाव जो का समय जो रहता है वो एक तरह से उत्सव का समय रहता है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा उसमें गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो मध्य प्रदेश के अगर हम इतिहास देखें तो 2018 को छोड़ के जिस पार्टी को वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिलता है सरकार उसकी बनती है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?